असल में ये जो दुनिया है, इस दुनिया में पहले जो जीव रहा करते थे वो बहुत शांति प्रिय थे। 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का जो खात्मा हुआ था, वहाँ पे ये माना जाता था कि उनको ख़त्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही परग्रही जीव थे। एलियंस। हाँ, एलियंस। अनुनाकीज बेसिकली एक जगह से आए थे जिसका नाम था निबिरू। तो ये क्या करते हैं, अपने ब्लड को मिट्टी के साथ मिलाते हैं और एक जीव बनाते हैं जिसको इंसान कहा जाता है। उन्होंने ह्यूमंस को ऐसा ही छोड़ दिया, देखा जाएगा कि मतलब ये आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। एलॉन मस्क का एक इंटरव्यू आया है, कह रहे हैं कि मैं तो एलियंस हूँ ही। वो एक अलग स्पीसीज से है जिसको द रेप्टिलियन स्पीसीज कहा जाता है। 1% के हिसाब से लोग होंगे जो कि पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। कार्ल सैगन काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने बेसिकली एक सिग्नल भेजा था जिसमें हम ह्यूमंस का डीएनए, हम कैसे दिखते हैं, कौन से नंबर वाले प्लैनेट पे रहते हैं। कुछ सालों के बाद ऐसे सिग्नल्स भी हमें रिसीव हुए जिसमें कि एलियंस। क्या इसी वजह से स्टीफन हॉकिंस कहते थे कि एलियंस को कुछ मैसेज मत भेजो? हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आ गए थे, तो उसको जब इंटरोगेट किया जाता है तो वो बंदा कहता है मुझे ये भी पता है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ है, कहाँ छिपा हुआ है, और उसके बाद सबको पता है कि क्या होता है। 1 जुलाई 2025 धरती से किसी ने ऑब्जर्व किया जिसका नाम दिया जाता है 3i एटलस। जैसा मैंने आपको पहले शुरुआत में ही स्टोरी में बताया, ह्यूमंस को उन्होंने ऐसा छोड़ा और यहीं पे कहा जाता है कि लगातार समय समय पर ये जो एलियंस है ये अपने स्पेस क्राफ्ट्स को भेजते हैं। दोस्तों, ये इस साल की पहली वीडियो है एंड आई प्रॉमिस ब्लॉकबस्टर वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि बहुत लॉजिकल है। प्रेजेंटिंग मिस्टर कौशिक भट्टाचार्य जी। कौशिक बचपन से ही दुनिया की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए इच्छुक रहे। इन द पास्ट सेवरल इयर्स इन्होंने स्पेस, डीप सी, हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स को डीपली स्टडी किया, और आज के पूरे एपिसोड में हम एक रैशनल माइंडसेट से बहुत सी मिस्ट्रीज को समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं। आपने कभी ये सोचा कि इंसानों का जन्म कैसे हुआ? लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन हुआ, पहले बंदर थे तो बंदरों से इंसान बन गए। सवाल आता है कि ये बंदर कहाँ से आए? और पीछे जाते हैं, कहते हैं करोड़ों साल पहले डायनासोर्स थे। ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर्स खत्म हो गए? बताया जाता है कि एक दूसरे किसी प्लैनेट निबिरू से एलियन गॉड्स धरती पर आते, जिन्होंने पहली बार इंसानों को जन्म दिया। इसका कनेक्शन मंदिरों के गोल्ड से कैसे? आपने सोचा नहीं ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड एज अ मेटल इतना प्रीशियस बन गया, और शुरू से हमारे देश में मंदिरों में सोना चढ़ाया जाता था? ऐसा क्यों? बहुत सारे टाइम ट्रैवल के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो कि रियल लाइफ में डॉक्यूमेंटेड है, तो कुछ हवा में बातें नहीं है। इट्स नॉट फुगाजी, इट्स रियल एंड इट्स सो मच फन। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा कंटेंट लाने के लिए। कौशिक स्पेशली ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम झारखंड, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज सुपर टॉक्स इज नॉट जस्ट ए पॉडकास्ट चैनल। पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। सो बाय सब्सक्राइबिंग टू सुपर टॉक्स आप ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट ही नहीं ले रहे बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। भाई, अभी मैं आज सुबह ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था, फिर मेरे पास इन शॉर्ट्स में आ जाती है तो उसको और मैं क्लोज में देख रहा था। भाई, एलॉन मस्क का एक इंटरव्यू आया है और वो कह रहे हैं कि मैं तो एलियंस की स्पीशीज से हूँ ही। मैं तो कब से कह रहा हूँ, लोग नहीं मान रहे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो बेसिकली अगर मैं इस पे बात करूँ ना तो एक थियरी है, थोड़ी
कॉन्स्पिरेसी टाइप की थियरी है। वो बेसिकली ये है कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो दुनिया को रन कर रहे हैं, जी। तो ऐसा माना जाता है कि वो एक अलग स्पीसीज से हैं, जिसको द रेप्टिलियन स्पीसीज कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो अर्थ है ना, हम ह्यूमंस अर्थ के नहीं हैं, और ये जो रेप्टाइल थे और हैं हमारे बीच में जो घुल मिल के रहते हैं, इंसानों की तरह ही दिखते हैं, तो ये ना पहले से ही अर्थ में रहा करते थे। आप देखोगे जो डायनासोर्स हो गए, तो ऐसा माना जाता है कि हम सोचते हैं कि डायनासोर्स जो है वो ऐसे बेवकूफ़ से जीव थे जो बस आवाज़ें निकाल पाते थे और रहते थे। बट आप खुद सोच के देखो कि इतने लंबे टाइम लाइन तक वो रहे हैं। मतलब अभी हम ह्यूमंस तो कुछ भी नहीं है, एक स्क्रैच भी नहीं है उनके बराबर। उन्होंने इतना लंबा सफ़र मतलब रहा है, ये काटा इस अर्थ पे। तो क्या लगता है कि उनके पास दिमाग नहीं हुआ होगा? तो एक थियरी है जो कहती है कि वो जो रेप्टाइल्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे, हम इंसानों से भी ज़्यादा एडवांस थे, और वो आज भी हैं जो बच गए थे। जिस टाइम पे उनका मास एक्सटिंक्शन हुआ था उसके बाद वो बच गए थे, और जो बचे थे वो ही इस दुनिया को चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक बड़े फिगर में लेकर के जाऊँ, तो ये जो थियरी है ये कहती है कि असल में ये जो दुनिया है, इस दुनिया में पहले जो जीव रहा करते थे वो बहुत शांति प्रिय थे। वो यहाँ पे बस रहते थे, अपने अर्थ में लाइफ काट रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। बट आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, जो जिसको हम चिक्सलूप एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट कहते हैं, वो कोई एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट नहीं था, बल्कि एक दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन थी जो कि अर्थ पर कैप्चर करने के लिए आई थी। और उन्होंने ही ह्यूमंस को जन्म दिया था। डायनासोर्स को पहले ख़त्म किया, उसके बाद ह्यूमंस को जन्म दिया। ह्यूमंस को उन्होंने बनाया, एज ए एक्सपेरिमेंट किया हमारे ऊपर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने हमें इतना एडवांस बनाया ताकि हम उनके लेबर बन सके, हम उनके लिए काम कर सके, उनका काम। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया और वो चले गए, और हम फिर अपने हिसाब से हमने खुद को एडवांस किया, और हम सोचते हैं कि जितना हम जानते हैं वो हमारी नॉलेज में है। तो इस तरीके से दुनिया चलती है, राइट। और अगर आप गौर करोगे तो कहीं ना कहीं ये बातें काफ़ी हद तक सही भी लगती है। बिकॉज ये जो दुनिया है, आप खुद जानते हो कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमसे छिपाई जाती है। 1% के हिसाब से लोग होंगे जो कि पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। उनको ये पता है कि भविष्य में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, कब मार्केट क्रैश होगा, कब क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे चलाना है। और ये खुद को रेप्टिलियन स्पीसीज से ही कनेक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली बहुत से लोगों ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो कि पहली बार धरती से किसी ने ऑब्जर्व किया, या मे भी हो सकता है कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ हो। 1 जुलाई 2025 साइंटिस्ट देखते हैं कि किसी दूसरी ही गैलेक्सी से कोई एक ऐसा, जिसको लोग कॉमेट भी कह रहे हैं, देख भी रहे हैं, जिसके बाद से बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिसका नाम दिया जाता है 3i एटलस। आई एम श्योर आपने भी बहुत सारा उसके बारे में पढ़ा होगा। अभी भी क्लैरिटी नहीं है। कई लोगों ने बोला कि ये एलियन टेक्नोलॉजी है, कई लोगों ने कहा कि मे बी दिस इज जस्ट जो पहले हुआ हो सकता है। व्हाट इज 3i एटलस, और क्या ये कोई मैसेज है जो कि हमें कोई और देना चाहता है? तो बेसिकली सबसे पहले तो 3i एटलस की अगर हम बात करें तो इसको ना एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और 3i का बेसिकली मीनिंग यही है कि 3i मीन्स ये थर्ड ऑब्जेक्ट है। इससे पहले और 2 ऑब्जेक्ट्स थे जो कि आइडेंटिफाई हुए थे, जो कि बहुत ही लेटली आइडेंटिफाई हुए थे। सबसे पहला था ओumuamua जो कि 2017 में आइडेंटिफाई हुआ था, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व करने में काफ़ी लेट हो गए थे, तो ज़्यादा डेटाज हमें नहीं मिल पाई। वो भी बहुत ही वियर्ड सा बिहेव कर रहा था, लेकिन हमें ज़्यादा उसके पास डेटा नहीं मिला, तो इसलिए वो एक कॉन्स्पिरेसी बन के ही रह गया। लेकिन लोग यहाँ मानते थे कि वो एक स्पेसशिप था। ये मानने के पीछे का कारण ये है कि जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, वो एक डिफाइनाइट स्पीड में चलती है, जिसको हम ग्रेविटी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारे सूरज के पास से होकर के जा रहा है एक हाइपरबॉलिक पाथ में, तो हमें पता चलता है कि वो हमारे सूरज के ऑर्बिट में नहीं है, बट एक स्लिंग शॉट ले रहा है।
इस स्लिंग शॉट को लेने के बाद उसके स्पीड में अंतर पड़ता है जो हमें दिखता है उसके पाथ को ऑब्जर्व करने के बाद। बट ये जो अओमुआ था वो क्या करता है, वो समय के साथ साथ अपने स्पीड को बढ़ा घटा रहा था, जो कि नेचुरल चीज़ों में पॉसिबल नहीं है। इस कारण से काफ़ी सारे लोगों ने ये क्लेम किया कि ये असल में एक स्पेस क्राफ्ट हो सकता है, कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। अगर हम 3i एटलस पे आए तो इसका क्या है कि ये हमें बहुत ही अर्ली स्टेज में दिख गया और इसी कारण से हमें ज़्यादा डेटा शो हो रहे हैं। हमें कभी ये ज़्यादा ग्लो होता हुआ दिखता है, कभी ये अपने आप ग्लो इसका कम हो जाता है। इसके जो कॉमेट का जो टेल होता है वैसा कुछ इसमें भी बनता है और फिर ये अचानक से गायब भी हो जाता है, जो कि नेचुरली मतलब हमारे नॉलेज के हिसाब से वो कनेक्ट नहीं हो पाती जब तक कि वो कोई आर्टिफिशियल चीज़ ना हो। ठीक है। सेकंड चीज़ है कि लोग इसको इसलिए भी स्पेसक्राफ्ट के साथ जोड़ रहे हैं, एलियन स्पेसक्राफ्ट के साथ जोड़ रहे हैं, बिकॉज जैसा मैंने आपको पहले शुरुआत में ही स्टोरी में बताया कि जो डायनासोर्स थे उनको ख़त्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक एलियन स्पीसीज हुआ करती थी। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे और हमारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ोगे, अगर मैं बेबीलोनियन की कहानी ले लूँ, बेबीलोनियन सभ्यता जो है उसको नोन हमारी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली उसको सबसे प्राचीन माना जाता है। हम जानते हैं हिंदुइज्म सबसे प्राचीन है, लेकिन चलो बेबीलोनियन के कॉन्टेस्ट में आते हैं। तो बेबीलोनियन सभ्यता में जो उनके गॉड्स हुआ करते थे उनको कहा जाता था अनुनाकीज। अनुनाकीज बेसिकली एक जगह से आए थे जिसका नाम था निबिरू। तो एक राइटर है जिनका नाम है ज़ेकारिया सिटचिन। तो उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि निबिरू नाम का एक प्लैनेट हुआ करता था। उसमें से ये जो अनुनाकीज थे वो यहाँ अर्थ पर आए थे और उनका जो मेन एम था वो था गोल्ड को कलेक्ट करना। अगर आप देखोगे तो गोल्ड बहुत ही प्रीसियस चीज़ है। चाहे आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी धर्म को उठा लो, किसी भी प्राचीन धर्म को उठा लो, वहाँ पे आप देखोगे कि गोल्ड का एक अलग ही महत्व है। चाहे वो माया सिविलाइजेशन हो, चाहे वो हिंदू सिविलाइजेशन हो, चाहे वो अगर आप बेबीलोनियन की बात ले लो, मिस्र की ले लो, कहीं भी आप देखो तो गोल्ड एक अलग ही चमकता है। और आपको पता है कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं ना, इसमें गोल्ड का महत्व बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो सुपर कंडक्टिव है, राइट, और काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो ये जो गॉड्स हैं इनको चाहिए था गोल्ड। ये गोल्ड लेने के लिए यहाँ अर्थ पे आए थे। तो ये क्या करते हैं, अपने ब्लड को मिट्टी के साथ मिलाते हैं और एक जीव बनाते हैं जिसको इंसान कहा जाता है। तो उनका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाता। वो जो बनता है उनके पास ना दिमाग नहीं हो पाता। ठीक है, दिमाग नहीं हो पाता तो इनको जो काम चाहिए उसके लिए दिमाग चाहिए। ये लेबर बनाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, जानवरों में मंकीज जो होते हैं, बंदरों को चुना। बंदरों में अपने डीएनए के सैंपल्स को मिलाया और मिलाने के बाद उनको एक ऐसा जीव बनाया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा जीव बनाया जिसके पास दिमाग था और जिसको कमांड दिया जाता था तो वो काम को इजीली करता था, जो बने ह्यूमंस, होमोसेपियंस। अब ऐसा इसीलिए बिकॉज अगर आप देखोगे ना, जब हम एवोल्यूशन के कड़ी को जोड़ते हैं तो हमें जो रिमेनिंग कंकाल मिलते हैं, जो अवशेष मिलते हैं, तो वहाँ पे ना एक मिसिंग लिंक है। आप देखना बाय कॉन्टेक्स्ट हमारे पास वो जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन जहाँ पे एक इंसान आधा बंदर आधा इंसान रहा होगा वो हमें आज तक नहीं मिला। हमने ड्रॉ किया है बट हमें वो जो लिंक है वो नहीं मिला। वो बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक से मतलब लोग बन गए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, एक लिंक होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये चीज़ें आती है कि उन्होंने ह्यूमंस को बनाया, बनाने के बाद उन्होंने काम सौंपा कि आपको चढ़ावा चढ़ाना है, गोल्ड को लेकर के आना है। और ह्यूमंस ने यही काम किया अपने लाइफ टाइम कि अपने भगवान को खुश करने के लिए उनको चढ़ावा चढ़ाओ, गोल्ड्स ला करके चढ़ाया। जब उनका काम पूरा हो गया तो वो वापस अपने प्लेस पे चले गए। वो जब अपने वापस प्लेस पे गए उन्होंने ह्यूमंस को ऐसा ही छोड़ दिया, होमोसेपियंस को ऐसा ही छोड़ दिया। वो चाहते थे कि ये देखा जाएगा कि मतलब ये आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक और हाइपोथेसिस आती है, द जू हाइपोथेसिस, जो ये कहता है कि ह्यूमंस को उन्होंने ऐसा छोड़ा और वो ऑब्जर्व करने लगे कि हमारे द्वारा बनाया हुआ क्रिएचर कितना आगे तक जा सकता है। और यहीं पे कहा जाता है कि लगातार समय समय पर ये जो एलियंस है, जो ये सभ्यताएं हैं, ये अपने स्पेस क्राफ्ट्स को भेजते हैं और ऐसे भेजते हैं कि लोगों को पता ना चले
और वो वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। हमें लगता है कि वो कोई नेचुरल चीज़ है जो कि हाइपरबॉलिक पाथ में आई है बाहर से और वापस बाहर चली गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं डेटाज कलेक्ट करते हैं। हमें ये पता चला 2017 से, लेकिन ये 2017 से तो नहीं आ रहे होंगे, उससे भी पहले से आते होंगे। हमने ऑब्जर्व नहीं किया था तभी, क्योंकि हमारे पास उतने एडवांस सैटेलाइट्स, टेलीस्कोप्स नहीं थे जो कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को लगातार मॉनिटर करता रहे। आज हमारे पास है, बिकॉज हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे कि हम नेक्स्ट जो एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट अगर कभी आया इन फ्यूचर, तो नासा हमें उससे बचा सके वक्त रहते ही। इसीलिए एटलास बनाया गया था। एटलास बेसिकली एक एरे ऑफ टेलीस्कोप्स है जिसको बनाया गया है कि वो लास्ट अलर्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है, और उसने ही देखा 3i एटलस को सबसे पहले। ओके, राइट। मतलब आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि एक सभ्यता है, उस सभ्यता के जो भगवान है उनका नाम अनुनाकी है। हमने उनको भगवान बनाया, उनको हमने भगवान दिया, हाँ। नाम दिया, राइट। तो जो अनुनाकी गॉड्स हैं वो अर्थ में इसलिए आए क्योंकि उनको सोना चाहिए था। पहले उन्होंने धरती में मिलाकर देखा, इंसान बना पर दिमाग नहीं था। फिर आप कह रहे हैं कि जो बंदर थे उनमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अपना डीएनए एक्सचेंज किया क्या? हाँ, अपना डीएनए, मतलब ये कहावत है कि उन्होंने अपना ब्लड सैंपल मिला। अब ब्लड में क्या मिलाएंगे वो? अपना ब्लड डाला और उसके बाद उनको इवॉल्व किया, राइट। तो जो बंदर थे, जो एवोल्यूशन की थ्योरी हम पढ़ते हैं, तो आप कह रहे हो वो जो मंकी है वो आगे चलकर इंसान बन गया, वो उनको सोना देता था। तो जैसे जो भी हम मान लो सोना कहीं पर मंदिर में या कहीं पर चढ़ाता है तो वो सोना जाता था, तो इनडायरेक्टली वो उनके पास जा रहा था और ये उनकी थी। और ये जो 3i एटलस की थ्योरी है, तो वो अपने एलियन ऑब्जेक्ट्स भेज रहे हैं सो दैट दे आर एबल टू ऑब्जर्व एवरीबॉडी। करेक्ट, क्रक्स है ये। ओके। अगर इन कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे तो देखो, एट द एंड हम इन सब चीज़ों को प्रूफ नहीं कर सकते, बट हमारे पास ऐसी भी मतलब फैक्ट्स नहीं है कि हम इनको एकदम डिसअलाउ कर दें। श्योर। सेकेंड चीज़ ये है कि आप जितने भी प्राचीन मेगा स्ट्रक्चर्स को ले लो, लाइक वो मिस्र के पिरामिड्स हो, हमारे प्राचीन मंदिरें हों, है ना, स्तूपाज हो, या फिर बेबीलोनियन सभ्यता में चले जाओ, तो इन सब के जो मेगा स्ट्रक्चर्स जो इन्होंने बनाए थे, जिनके गर्भगृह में ये भगवान के मूर्तियों को रखते थे और ये देखते थे कि यहीं पर भगवान रहते होंगे, और इनका मानना ये था कि यही सेम ऑब्जेक्ट आसमान से धरती पे उतरा था। तो आप गौर करके देखना कि ये एक तरह से ना फ्लाइंग सॉसर की तरह लगती है, एक एलियन स्पेसशिप की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि असल में ये दूसरे ग्रह से आए हुए कोई जीव थे जो कि अपने स्पेसशिप में बैठकर यहाँ पे आए थे, जो अपने गर्भगृह में रहा करते थे अपने स्पेसशिप के अंदर, और हमने मतलब हमारे जो प्राचीन एंसेस्टर्स थे उन्होंने जो देखा उसी के हिसाब से उन्होंने वो चीज़ बनाया, वो आर्किटेक्ट बनाया, और बाद में हमने मान लिया कि इसी के अंदर वो देवी देवताएं रहते होंगे और हम उन्हें आज भी भेंट चढ़ाते हैं। आज भी आप देखो, भेंट चढ़ाने का वो चीज़ प्रोसेस चलता ही है, चाहे उनको फल चढ़ाना हो या पैसे चढ़ाना हो या गोल्ड चढ़ाना हो, तो ये चीज़ें चलती हैं। अब इसमें एक स्टेप में थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। हम कंसिडर करते हैं क्योंकि बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो उसमें बहुत सारी आई थिंक एनालॉजीज हर कोई ड्रॉ कर पाएगा। अनुनाकी गॉड्स के टाइम पे चलते हैं, वो जो बंदर थे वो तो कहीं से आए होंगे। हाँ, तो वो कहाँ से है? बेसिकली ये जो कॉन्टेक्स्ट था ये था कि जैसे देखो, अब हम जाते हैं डायनासोर्स के टाइम पे, ठीक है, 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का जो खात्मा हुआ था, वहाँ पे ये माना जाता था, ये दूसरी थियरी, ये माना जाता था कि उनको ख़त्म करने वाले और कोई नहीं बल्कि यही परग्रही जीव थे, एलियंस। हाँ, एलियंस। उन्होंने ख़त्म किया था, उन्होंने साफ कर दिया। अब इसके बाद बाय नेचर मैमथ्स का राज आया, मैमल्स जिनको कहा जाता है, मैमल्स का राज आया। अब मैमल्स जब बढ़ने लगे आगे, धीरे धीरे मैमल्स इवॉल्व हुए, फिर उनसे अलग अलग प्राणी बने, अलग अलग जानवर विकसित हुए, लैंड में रहने वाले अलग अलग हो, मतलब आप देखो कुछ ऐसे जानवर जो कि दोनों जगह रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं। फिर जब वो लैंड पे आए तो वो अलग अलग उन्होंने अलग अलग ब्रीड्स बनाई, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ना लगभग सभी तरह के जानवरों में एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जो बंदर थे वो उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा थी।
अगर आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, हम इस धरती पर जितने भी जानवर हैं सब साथ में इवॉल्व हुए, राइट? चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, है ना? किसी को भी आप ले लो। बट ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि केवल ह्यूमंस का ही ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप हुआ? यहाँ पर आप देखना, एक और चीज़ ये है कि ह्यूमंस के भी बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज़ थे। नियांडरथाल्स थे, और भी बहुत सारे स्पीसीज़ थे। मतलब टोटल आई थिंक 16 के करीब स्पीसीज़ थे, जो कि होमो सेपियंस जिसमें से एक ब्रीड है। ऐसे अलग अलग 16 थे जो हमारे नून में। नियांडरथाल्स जो हमारे सबसे करीबी थे, उनके पास भी दिमाग था, लेकिन इंसान से थोड़ा होमो सेपियंस से थोड़ा कम था। वो भी ख़त्म हो गए। तो कहा जाता है कि वो जो गॉड्स थे ना, वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते थे, और ये जो दूसरे स्पीसीज है ना, ये उनके फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे, जो कि उतने ज़्यादा चल नहीं पाए। किसी का कुछ कम था, किसी का दिमाग कम, किसी के हाथ पैर छोटे, जो ज़्यादा काम नहीं कर सकता। एक ब्रीड था इंसानों का जिनकी हाइट केवल अराउंड 3 फीट्स के अराउंड होते थे। हाँ, तो वो भी रिजेक्ट हो गए। तो उनके ज़्यादा अवशेष मिले नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाए। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट अच्छा गया जो कि चला, और जो आज तक चल रहा है, और वो हम इंसान हैं। आपने जैसे बताया कि एलियंस अब अपने ऑब्जेक्ट्स भेज रहे हैं, राइट? अब जब हमने इसका उससे जो रेफरेंस ड्रॉ किया कि जो 3i एटलस था वो भी एक उसका ऑब्जेक्ट था, पोटेंशियली वो आया कहाँ से था, कहाँ गया? हम्म। और ये जो एलियंस, जैसे आपने भी कहा कि वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द प्लानिंग? तो बेसिकली देखो, दो बहुत ही अच्छी हाइपोथेसिस है, थियरीज हैं, जो कि यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, जिससे कि एक मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपके साथ एक्सप्लेन किया, द जू हाइपोथेसिस, और सेकंड है द डीप फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। ये जो थियरीज है, ये बेसिकली फर्मी पैराडॉक्स के सॉल्यूशंस है। एक इंसान थे जिनका नाम था एनरिको फर्मी। तो उनके दिमाग में एक सवाल आता है, एक रैंडम सा सवाल, जो कि आई थिंक सभी बच्चों, सभी क्यूरियस पर्सनों के बीच में आता ही होगा कभी ना कभी, हम जैसे नौजवानों के बीच में भी आता है कि लाइक, इस दुनिया में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे सोलर सिस्टम्स हैं, इतने सारे गैलेक्सीज हैं, तो ऐसा क्यों है कि केवल अर्थ पे ही हम ह्यूमंस ही हैं? हमें आज तक कहीं पर भी लाइफ के पक्के सबूत नहीं मिले हैं। और इसी पैराडॉक्स को कहा गया द फर्मी पैराडॉक्स। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ होने के बावजूद भी हमें नहीं मिला। तो क्या हम इतने ज़्यादा यूनिक है, या फिर कोई और चीज़ें हैं जो कि हमें रोक रही है उनसे मिलने से? तो यहाँ पर ये जो दो थियरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, द जू हाइपोथेसिस और द डीप फॉरेस्ट हाइपोथेसिस, ये दोनों इसी का सोल्यूशन देती है। पहले हम बात कर लेते हैं जू हाइपोथेसिस की। तो बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने कहा कि लाइक, आप मान लो किसी सभ्यता को, किसी जानवर को आप स्टडी करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसके लिए एक अच्छा सा जगह बनाओगे जहाँ पर उसको रखा जाएगा। मान लो एक जू बनाया आपने बड़ा, उसके अंदर उन जानवरों को जब से वो छोटे हैं तब से उनको वहाँ पे रखा, ठीक है, और उनको फिर ग्रो होने दिया। उनका पहला सिविलाइजेशन पार हुआ, दूसरा पार हुआ, तीसरा पार हुआ, ऐसे आप देख रहे हो बार बार। तो जो सबसे पहले वाले जो सिविलाइजेशन है, उनको पता रहेगा कि उनको किसने छोड़ा है। तो वो बोलेंगे कि गॉड आए थे, उन्होंने हमें यहाँ पे रखा, हमारे लिए खाना दिया, और वो चले गए। जो दूसरे जनरेशन है, उनको ये बात लगे कि हाँ यार, गॉड आए थे, उन्होंने हमें खाना दिया था, तो हमें उनको कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाना चाहिए। तीसरे जनरेशन तक भी ये बातें बार बार चलती रहेंगी। अब उनके लिए हम गॉड हो गए, लेकिन हम दूर से उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे कम्युनिटी बना रहे हैं, आपस में लड़ मड़ के मर जाएंगे, या फिर अपने आप को इस लेवल तक डेवलप कर पाएंगे कि वो हमसे आकर के एक दिन कॉन्टैक्ट कर सके, इतने एडवांस बन पाएंगे। तो इसको कहा जाता है जू हाइपोथेसिस। सेकंड है द डीप फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। उसमें बेसिकली क्या है कि जब आप घने जंगल में जाओगे, तो घने जंगल में सभी जानवरों को पता रहता है कि यहाँ पे और भी दूसरे जानवर हैं, लेकिन कोई भी ना दूसरों को जाके उंगली नहीं करता, सब छुप के रहते हैं। बिकॉज घने जंगल में क्या होता है, जो प्रेडेटर्स होते हैं वो घात लगा के बैठे रहते हैं झाड़ी के पीछे से, वो लगातार देखते रहते हैं, सबको पता रहता है कि कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन कोई एक दूसरे को उंगली नहीं करता जब तक कि ज़रूरी ना हो। और अगर गलत जगह उंगली कर दिया तो या तो वो आपको मार देगा या फिर आप उसे। तो
जो डीप फॉरेस्ट हाइपोथेसिस है वो हमें ये कहता है कि हम एडवांस हो रहे हैं, पर हमें ज़्यादा ये भी नहीं करना चाहिए कि भाई कहीं एलियंस है, छिपे हुए हैं या नहीं है, उनको हम बार बार सिग्नल भेजें, रेडियो सिग्नल्स भेजें, उनको बुलाएं, क्या पता वो बैकफायर कर जाए, क्योंकि हम इतना एडवांस है नहीं कि हम उनसे लड़ सकें। अगर समझ लो कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि डायनासोर्स को पूरी तरीके से मिटा सकती है, तो हम इंसान क्या है? क्या हम उनसे लड़ पाएंगे? हम इतने एडवांस हुए हैं? नहीं हुए। हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, हमारे पास ऐसे वेपन्स नहीं है कि हम उनका सामना कर पाए, उनके अटैक्स को रोक पाए। एलियंस के कभी कुछ वेपन्स का कुछ हमें जानने को मिला है कभी इन द पास्ट या किसी थ्योरी? हमें अभी तक कुछ भी जानने को नहीं मिला। नहीं जानने मिला है क्योंकि 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो वो जानने देना ही नहीं चाहते, या फिर वो खुद छुप के बैठे हैं, ताकि क्या मालूम कि सामने वाला ज़्यादा तगड़ा निकल जाए, जैसे मैंने कहा कि जू हाइपोथेसिस, डीप फॉरेस्ट हाइपोथेसिस में। तो इस तरीके से है। और या फिर ये भी हो सकता है कि हमसे पहले जो भी थे वो इतने ज़्यादा एडवांस हो गए कि उन्होंने अपना खुद का ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे कोई भी स्पीसीज डेवलप करती है, ज़्यादा बुद्धिजीवी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वेपन्स बनाते हैं अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपने आप को सुपर पावर दिखाने के लिए। वो ऐसे वेपन्स बनाते हैं जिससे कि वो अपने पूरे के पूरे स्पीसीज को ख़त्म कर सके। जैसे हम ह्यूमंस ने बनाया, पहले हमने बनाया न्यूक्लियर बॉम्ब, फिर हमने बनाया हाइड्रोजन बॉम्ब, अभी हम लगातार उसको और एडवांस करने में लगे हुए हैं। पर क्या इससे किसी का भला होगा? अगर आज के दिन में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो एक साथ फट जाए तो किसका लॉस होगा? हमने अपने लिए एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन बना के रखा है, जिस दिन उसे दबाया तो हमारा भी वही हाल होगा जो डायनासोर्स का हुआ। क्या इसी वजह से स्टीफन हॉकिंस कहते थे कि एलियंस को कुछ मैसेज मत भेजो? हाँ, तो बेसिकली जो स्टीफन हॉकिंग का जो कॉन्टेक्स्ट आता है वो क्या होता है कि कार्ल सैगन, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपने एक नेशनल जियोग्राफी में वो देखा होगा, क्या कहते हैं, कॉस्मोस नाम से एक डॉक्यूमेंट्री आती थी, तो उन्होंने उसको होस्ट किया था सबसे पहले। कॉस्मोस का पहला सीज़न वही लेके आए थे और वो काफ़ी पॉपुलर भी थे, वो साइंस के फील्ड में अच्छा खासा उनका योगदान है। तो उन्होंने ना एक मैसेज भिजवाया था जिसका नाम था एरेसिबो मैसेज। उन्होंने बेसिकली एक सिग्नल भेजा था जिसमें हम ह्यूमंस का डीएनए, हम कैसे दिखते हैं, हम किस प्लैनेट पे, कौन से नंबर वाले प्लैनेट पे रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम कैसा दिखता है, ये सारा डिटेल उन्होंने भेजा। भेजने के कुछ सालों के बाद सेम उसी पैटर्न में क्रॉप सर्कल्स बनने लगे, अलग अलग बड़े बड़े यूएसए के बड़े बड़े फील्ड्स जो होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ पे ऐसे सर्कल्स बनने लगे। ऐसे सिग्नल्स भी हमें रिसीव हुए जिसमें कि एलियंस कैसे दिखते हैं और कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, ऐसे सिग्नल्स आए हैं, ऐसा कहा गया। उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली कि हाँ वो वाकई सही में थे या नहीं थे, वो अलग बात है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि सर स्टीफन हॉकिंग जब आए तो उन्होंने साफ मना किया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए एक बहुत गलत कदम हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि डीप फॉरेस्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो प्रेडेटर्स होते हैं वो छिप करके घात लगाते हैं। और अगर हम किसी को बार बार बताएंगे कि यार देखो हम यहाँ रहते हैं, हम इतने एडवांस है और हमारे पास ये है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आकर के हमें डिस्ट्रॉय करे। तो एक तरह से हम अपनी मौत को ही बुला रहे हैं ना, उनको ही, मतलब अपने मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। राइट। क्या स्टीफन हॉकिंस या कार्ल सेगन के और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें हमें टाइम ट्रैवल का कुछ पता चलता है? हाँ, टाइम ट्रैवल पे आने से पहले ना मैं एक छोटा सा, मतलब और थोड़ा डीप में जाना चाहूँगा। श्योर, ठीक है, थोड़ा इन डेप्थ में जाते हैं। मजा आएगा। तो बेसिकली टाइम ट्रैवल जो है, ये इसका कॉन्सेप्ट आया था साईफाई बुक से। अब देखना, कोई भी चीज़ जो हम आज प्रैक्टिकली देखते हैं ना, ये पहले एक साइंस फिक्शन हुआ करता था। आज से 100 साल पहले ये सारी चीज़ें साइंस फिक्शन हुआ करती थी, लोग मानते नहीं थे कि ये चीज़ें होएंगी। मतलब आज से 100 साल पहले किसी इंसान को आप बोल दो कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है या नहीं है, या टाइम ट्रैवल हो सकता था, तो कोई नहीं मानेगा। फिर आइंस्टाइन आए। आइंस्टाइन ने अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दी,
जिसमें 2 थियरीज थी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने ये बताया कि जो टाइम है ना, ये असल में एक सेपरेट डायमेंशन है। जो हम ये जो 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में जी रहे हैं, ये असल में 3D नहीं है, ये 4 डायमेंशनल है। चौथा आयाम हमें दिखता नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है और उसको कहा जाता है स्पेस टाइम। तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो टाइम है ना, वो टाइम लीनियर नहीं है, सबके लिए एक जैसा नहीं है। ये कोई रिवर के जैसा नहीं है कि एक फ्लो में एक ही डायरेक्शन में बह रहा है। ये सबके ऑब्जर्वेशन, सबके मतलब कहा जाए कि वो किस प्लेस में है, कितने स्पीड में है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। लाइक आइंस्टाइन ने बताया कि अगर आप किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास में रहोगे, जैसे कि एक ब्लैक होल है या कोई बहुत भारी तारा है या कोई भारी प्लैनेट है, तो वहाँ पे जो टाइम है वो ज़्यादा फास्ट चलेगा एज कंपेयर टू जहाँ पे नॉर्मल जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्लैक होल के पास चले गए, ठीक है, इसको कॉन्टेक्स्ट में मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि लाइक मैं अर्थ में हूँ, ठीक है, अर्थ में, और मेरा एक जुड़वा है जो एक ब्लैक होल के पास चला गया, ठीक है। अब अर्थ में मेरे हिसाब से टाइम चल रहा है और ब्लैक होल में उसके हिसाब से टाइम चल रहा है। वो अपने घड़ी में देखता है कि 1 घंटे पार हुआ है और उसका जो 1 घंटा है ना, वो यहाँ पर 1 सदी के बराबर है। वो जब वापस आएगा और आकर के यहाँ देखेगा तो देखेगा 1 सदी पार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टाइम जो है अलग अलग जगह के हिसाब से अलग चलता है। इसका रीज़न है कि स्पेस टाइम बेंड हो जाता है। सेम फिनोमेना होता है स्पीड के साथ। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड को मैच करने लगता है या फिर लाइट स्पीड पे ट्रैवल करने लगता है, तो उसके लिए टाइम जो है वो स्लो हो जाती है। यहाँ पर आइंस्टाइन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने सोचा था कि मान लो एक ट्रेन है जो कि लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। आप सोच के देखो, हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और ट्रेन जो है मान लो एक डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, उसके अंदर मैं बैठा हूँ। मेरी वेलोसिटी भी ट्रेन के साथ उतनी ही है। अगर मान लो वो 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं स्थिर हूँ ट्रेन के अंदर, लेकिन जो बाहर से कोई ऑब्जर्व करेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं तेज़ी से चल रहा हूँ, 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा हूँ। अब मैं अपने सीट से उठता हूँ और ईस्ट के डायरेक्शन में भागने लगता हूँ। मैं 40 के स्पीड से भागता हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागता हूँ। तो मेरा जो स्पीड है वो कितना हो गया? 340 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो 300 भी ऐड हुआ और 40 ऐड हुआ। लेकिन यहीं पे आप कल्पना करो कि एक ट्रेन है जो कि लाइट स्पीड से ट्रैवल करती है और मैं उसमें बैठा हूँ, मैं भी लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं अपने चेयर से उठता हूँ और ईस्ट की डायरेक्शन में भागता हूँ, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं लाइट के स्पीड के बैरियर को तोड़ने वाला हूँ। अगर मैं भागने लगा, मैंने 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को भी अगर टच किया तो मैंने स्पीड ऑफ लाइट का जो बैरियर है उसको ब्रेक किया। बट यहीं पे यूनिवर्स का सबसे तगड़ा लॉ जो है ना, लिमिट, वो काम करता है। वो उसको ब्रेक करने ही नहीं देता। वो यहाँ पे क्या करेगा, चूंकि आप स्पीड ना भाग सको इसलिए आपके लिए टाइम को ही स्लो कर दिया। बाहर से जो ऑब्जर्व करेगा उसको लगेगा कि आपके लिए टाइम फास्ट चल रहा है, लेकिन आपके लिए टाइम को स्लो कर दिया। आपको लग रहा है कि मैं टाइम के बैरियर को तोड़ रहा हूं, लेकिन टाइम ही स्लो हो गया, तो आप उसको कभी ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। यहां पर आप फ्यूचर में ट्रैवल कर ले रहे हो। बाहर अगर एक बंदा खड़ा है, उसके लिए 1 घंटा और आपके लिए 1 घंटा अंतर हो जाएगा। आप 1 घंटा बिताओगे, उसके लिए वो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 1 सदी के बराबर हो सकता है। तो इस तरीके से आपका जो टाइम है और उसका जो टाइम है वो अलग हो गया। आपने टाइम बैरियर को तोड़ा और आप फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया। सेम दोनों थियरीज में यही है, ग्रेविटी के ज़रिए, स्पीड के ज़रिए आप टाइम में, फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन जब स्टीफन हॉकिंग आए तो वो इससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए, क्योंकि ये एकदम से मतलब माइंड ब्लोइंग चीज़ थी। इसने साइंटिफिक कम्युनिटी को एकदम से बदल दिया था कि यार टाइम ट्रैवल हो सकता है, जिसको इससे पहले कोई सोचता भी नहीं था। अब स्टीफन हॉकिंग ने सोचा कि आइंस्टाइन ने ये तो बोला कि फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं,
पर क्या हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं? तो इसके लिए ना उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट रखा, एक एक्सपेरिमेंट जहाँ पर उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिस पार्टी का नाम रखा गया द टाइम ट्रैवलर्स पार्टी। तो उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, पार्टी में सारे इंतज़ाम किए, सब कुछ रखा, शैम्पेन वगैरह सब कुछ रखा, और वो घड़ी के तरफ लगातार देखते रहे, किसी को भी इनवाइट नहीं किया, वो घड़ी के तरफ देखते रहे। वो डे पार हुआ, वो नाइट पार हुई। नेक्स्ट डे उन्होंने इनविटेशन बांटा और उन्होंने कहा कि ये पार्टी उन टाइम ट्रैवलर्स के लिए जो फ्यूचर से पास्ट में आएंगे। अब उन्होंने पहले तो इनविटेशन दिया नहीं था, तो किसी को मालूम नहीं था। नेक्स्ट डे उन्होंने दिया कि अब जो बीत चुका है क्या उसमें कोई आता है। और जब स्टीफन हॉकिंग ने वो एक्सपेरिमेंट किया तो कोई भी नहीं आया था उसमें, ठीक है, हमारे नोन यूनिवर्स में कोई नहीं आया था। तो यहाँ से सर स्टीफन हॉकिंग ने इसको प्रूव किया कि पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा करने नहीं देती। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत सारे पैराडॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे, लाइक द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसमें आप पास्ट में जा कर के अपने ही ग्रैंडफादर को शूट कर देते हो, तो फिर वही एग्जिस्टेंस में नहीं आए तो आपके फादर कैसे आए, आपके फादर ही नहीं आए तो आप कैसे आए, और आप ही नहीं आए तो आप फिर वापस कैसे गए, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा। लेकिन इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने इसके लिए एक दूसरा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया। जैसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ गए, क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में गए, तो हमारी जो समझ है वो एकदम से और बड़ी हो गई। यहाँ पर ये कहा गया कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो ऐसा नहीं है कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो यूनिवर्स है ना वो करंट टाइमलाइन को बिगाड़ना नहीं चाहती। तो वो क्या करती है, जहाँ से वो बंदा पास्ट में गया, कोई भी स्टीफन हॉकिंग के पार्टी में गया, तो वहाँ से एक नया ब्रांच बन गया, एक नया टाइमलाइन शुरू हो गया जो उसके हिसाब से चलने लगा। और हमारी जो करंट टाइमलाइन है वहाँ पे वो कोई भी रिएक्ट नहीं किया, वहाँ पे कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। हमने कभी देखा ही नहीं कि मतलब पास्ट में ट्रैवल हो सकता है, बट नई जो टाइमलाइन बनी उसमें ट्रैवल हुआ, और इसको कहा गया द मल्टीवर्स थियरी। इसको भाई थोड़ा सा ना मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको, क्योंकि ये जितना इजीली आपने बता दिया, उसको थोड़ा सा हम और अगर इन डेप्थ में जाके समझेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, है ना। आपके पास पर डे कोई ना कोई चॉइसेस होते हैं। हाँ। लाइक आपका अभी मन कर रहा है कि यार मैं पिज़्ज़ा खाऊं या मैं बर्गर खाऊं, दो आपके पास चॉइसेस आए, आपका माइंड दोनों में जाना चाहता है, लेकिन आपने क्या किया, आपने बर्गर चूज किया और खा लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आपने केवल बर्गर ही नहीं खाया, आपने पिज़्ज़ा भी खाया, लेकिन वो दूसरा टाइमलाइन चला गया। मतलब आप करंट टाइमलाइन में जो हो वो अभी चल रहा है, बट एक और टाइमलाइन क्रिएट हुआ जहां आपने पिज़्ज़ा को चुना है, और वो कितने दिन तक सस्टेन करेगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि उस पिज़्ज़ा के कारण से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई हो, आप उस डायमेंशन, उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में आगे जा कर के ख़त्म हो गए। यहाँ पे आपका चल रहा है, हो सकता है इसमें आपका हो गया हो, पर उसमें आपका चल रहा है। ये हमें फिजिकल बॉडी में क्यों नहीं पता लगता? जैसे अगर मैं अभी आपको ऐसे करूंगा, हाँ, आपको फील हुआ, हाँ, तो अभी आप कह रहे हो कि अगर मुझे इसी वक्त में मुझे एक थॉट आया जो कि एक अलग यूनिवर्स में हो रहा है, ये मैं समझ गया, पैरेलल यूनिवर्स में कुछ हो रहा होगा सिमिलरली। सो ये, क्योंकि अब जैसे मेमोरी की बात हम करते ही हैं कि फ्यूचर में भी जा सकते हैं, तो मेमोरी तो स्टोर हुई है, एनर्जी को हम वी कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी। आज जो क्रिएट हो रहा है ये एनर्जी है कि यही है। तो इस एनर्जी में अभी मेरे को और आपको क्यों नहीं फील हो रहा कि हम किसी और यूनिवर्स में जा रहे हैं? देखो बेसिकली यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये जो फील इसलिए नहीं होता, बात ये है कि जब हम लोग क्वांटम लेवल पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जब तक हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते, वो एक पर्टिकुलर चीज़ में, एक पर्टिकुलर स्टेट में रहता ही नहीं है, वो कहीं भी रह सकता है। लाइक आपने पढ़ा होगा कि जो क्वांटम लेवल पे चीज़ें हैं, जब तक हम किसी कमरे को खोल करके नहीं देखते तब तक उस कमरे में कुर्सी है, टेबल है, ये किसी को नहीं पता होता। ये काइंड ऑफ गेम है। जैसे एक गेम का मैकेनिज्म काम करता है कि वो उतने ही पार्ट को रेंडर करता है जितना आप देखते हो। लाइक मैं आपको देख रहा हूँ तो इतना ही पार्ट रेंडर हो रहा है, मेरे पीछे क्या है ये मैं नहीं देख पा रहा, तो मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर हो सकता है कि कोई एग्जिस्ट भी करता हो, पर हो सकता है वो एग्जिस्ट करता हो, किस रूप में करेगा वो तब डिसाइड होगा जब मैं वहां पे पलट के देखूंगा। हाँ,
तब वो बनेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है। जब तक आप उसको ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद वो कोलैप्स करता है और एक पर्टिकुलर स्टेट में आता है, तब जा करके वो वहाँ पे होता है। और जैसे ही आपने उसको देखना बंद कर दिया, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जब ब्रांचेस टूटते हैं, मल्टीवर्स के ब्रांचेस अलग होते हैं, तो यूनिवर्स एक दूसरे को कभी मर्ज होने नहीं देना चाहता। लेकिन आप देखना कि यहाँ पे कुछ कुछ ग्लिचेस होते हैं, यूनिवर्स में कुछ कुछ ग्लिचेस होते हैं जो कि हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आपने किया होगा कि लाइक कभी एक ऐसे एकदम नए प्लेस में आप गए हो और आपको ऐसा लगा हो कि यार मैं यहाँ पे कभी आया था, या कोई ऐसा घटना हुआ हो जो आपने कभी पहले देखा है, आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि ये सेम चीज़ तो मैंने देखा था, कि ऐसा ही सेम चीज़ फिनोमेना हो रहा था, जिसको हम डेजा वू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि कभी कभी टाइमलाइंस कोलैप्स कर जाती हैं। जैसे सपने आते हैं, सपनों में आप देखना कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सपने हमें बहुत रियल फील होते हैं, इतने ज़्यादा रियल कि हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, हम उसमें मतलब हम उसमें चल रहे हैं, हम महसूस कर पाते हैं कि हम हैं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये टाइमलाइन चल रही है। फिर एकदम से आप जब जागते हो तो आपको दिखाई देता है कि नहीं यार, ये मतलब वो तो कुछ और ही था, बट वो एकदम रियल फील हो रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्लिप कर जाते हो। ये ग्लिचेस एक तरह से आप कह सकते हो, जो कि डायमेंशंस में ग्लिचेस होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टोरीज भी हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आ गए थे। एक बहुत ही फेमस है जिसमें एक बंदा रहता है, वो फ्लाइट से लैंड करता है। ठीक है, तो वो जापान के किसी शहर से आया रहता है और वो कहता है कि उसके पासपोर्ट में लिखा रहता है कि वो टॉरेड नाम की जगह पर रहता है। और इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में टॉरेड नाम का कोई जगह है ही नहीं। तो जो ऑफिशियल्स रहते हैं वो भी चौंक जाते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, मतलब वो टॉरेड जब है ही नहीं, और वो बंदा भी, वो भी चौंक जाता है कि यार मैप में है ही नहीं, मेरा तो घर ही नहीं है इधर। तो वो भी कंफ्यूज रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस बंदे को ले जा करके एक कमरे में बंद करते हैं, इंटेरोगेशन करने के लिए उसको एक कमरे में बंद करते हैं। और फिर वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि यार मतलब क्या हुआ होगा। वो अपने ऑफिशियल से बात करने लगते हैं। और जब थोड़ी देर बाद आकर के वो कमरा खोलते हैं ना, तो वहाँ कोई नहीं रहता, और वो कमरा पूरा लॉक्ड रहता है। उसके बाद से लेकर के आज तक वो इंसान मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि हो सकता है कि वो जो इंसान है वो अपने टाइमलाइन से स्लिप होकर के यहाँ पे आ गया होगा, और फिर वो वापस अपने टाइमलाइन में चला गया होगा। इसके बाद एक रिसेंटली हम मतलब एक वीडियो कर रहे थे, उसमें आया था, एक बंदा रहता है यूएसए का। तो बेसिकली क्या होता है कि वो ना स्टॉक मार्केट में पैसे डालता है। ये रियल इंसिडेंट है। स्टॉक मार्केट में पैसे डालता है, जिस भी स्टॉक में डालता है, जिस भी में डालता है, उसमें उसको प्रॉफिट ही होता है, लॉस ही नहीं करता। मतलब वो इतना तेज पैसा बनाता है, इतना तेज पैसा बनाता है कि जो ऑफिशियल्स है वो उसको अरेस्ट करने आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्या कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा, हाँ, कुछ स्कैम तो नहीं कर रहा यार भाई तुम। और भाई 100 करोड़, हजार करोड़ तुम एक इंडिविजुअल बना ले रहा है छोटे से इन्वेस्टमेंट में। तो उसको जब इंटरोगेट किया जाता है, तो जब पूछा जाता है, तो वो कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे पता है कि क्या होने वाला है, कब क्या होगा। फिर क्या होता है कि वो बंदा कहता है कि मुझे ये भी पता है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ है, कहाँ छिपा हुआ है, और मुझे ये भी पता है कि आप मुझे छोड़ोगे अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद सबको पता है कि क्या होता है, उसका लोकेशन पता चल जाता है, और वो जो आदमी है वो उसको रिहा कर दिया जाता है विदाउट कोई चार्जेस। उसको कोर्ट जो है छोड़ देती है, और उसके बाद वो लड़का हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड्स है। तो इस तरीके के घटनाएं भी हुई हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जब ब्रांचेस क्रिएट होते हैं तो इस तरह की चीज़ें क्यों हो रहे हैं, और कितने हो रहे हैं। तो चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स आप देखना जहाँ पे ऐसा दिखता है कि पुराने टाइम के फोटोग्राफ्स हैं, जहाँ पे बंदा चश्मा पहना खड़ा है, कोई रिलेट ही नहीं कर पा रहा उसके साथ। उस टाइम पे वो चीज़ बना ही नहीं था, बंदा पीछे कैमरा लेके खड़ा है। पुराने फोटोग्राफ्स आर्काइव्स में है। तो वो
इंटरनेट के बाद वो सबके सामने आने लगा कि भाई ये पॉसिबल कैसे है, मतलब आज के तब मॉडर्न, आविष्कार ही नहीं हुआ, तब आविष्कार ही तो नहीं वहाँ पर हुआ था। कैसे आ गया? कैसे आ गया वो बंदा? अब वो कोई जादूगर तो है नहीं जो हाथ में कैमरा साफ साफ पकड़ा हुआ। जापान में रिसेंटली एक पुराना मकान मिला था, पुराना मकान था, सैकड़ों साल पुराना। उसके अंदर से आईफोन का लेटेस्ट मॉडल मिलता है, वो भी पूरा रद्दी, मतलब उसको देख करके लग रहा वो उतना पुराना है, लेकिन कैसे पॉसिबल है? कोई ना कोई लेके गया होगा। तो इस तरह की चीज़ें मिली हैं। बट इन चीज़ों को आप देखना कि ज़्यादातर जो ऑफिशियल्स होते हैं, लाइक FBI हो गया, जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग इसको ना मतलब झूठा नहीं बताते, ये नहीं बताते कि ऐसा हुआ नहीं है, क्लासीफाइड कर देते हैं। क्लासीफाइड सीधा बंद। ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था रॉसवेल में। एक UFO क्रैश हुआ था। तो जब क्रैश होता है उस टाइम पे कहा जाता है कि ये एक UFO क्रैश हुआ है, और कुछ घंटों के अंदर ही जो आर्मी ऑफिशियल्स है वो बदल देते हैं अपना ये स्टेटमेंट कि नहीं, क्रैश नहीं हुआ था, ये तो एक वेदर बलून था जो कि फूट के गिर गया। लेकिन जिस बंदे के फील्ड में ये चीज़ हुआ था उसने खुद ये कंफर्म किया था कि वहाँ पे एक मेटालिक स्पेस क्राफ्ट लाइक ऑब्जेक्ट था जो कि क्रैश किया था। उसके अंदर से बॉडीज भी मिली थी जिसको आर्मी वाले लेके गए थे और जगह को पूरा घेर दिया गया। लेकिन उसके बाद इसको पूरी तरीके से क्लासिफाइड कर दिया गया और लोगों को वो स्टेटमेंट भी उन्होंने बदल दिया जो उन्होंने खुद दिया था। उसके बाद से एक नया यहाँ पे नाम रखा गया जिसको कहा जाता है UAP। आप देखना मॉडर्न टाइम में भी बहुत सारे, पेंटागन ने लास्ट ईयर ही आई थिंक रिलीज़ किया था पेंटागन के बहुत सारे ऐसे वीडियोस जिसमें आप देखोगे जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने अपने डेस्क में उन्होंने वो देखा है कि UFO लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत रैपिडली ऐसा मूव कर रही है कि हमारे एरोडायनेमिक्स के हिसाब से ऐसा बोलते ना एयरक्राफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है जो इतनी रैपिडली मूव करे, इतनी तेज़ी से टर्न ले, ठीक है, और ख़ास करके उस शेप में हो। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया UAP, अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमेना। वो UFO नहीं कहते, वो UAP कहते हैं, लेकिन वो नकारते नहीं है कि ऐसी चीज़ें नहीं है, क्लासीफाई कर देते हैं और बताते हैं कि ऐसा ही मतलब अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमेना हुआ होगा, नेचुरल फिनोमेना होगा। लेकिन कौन सा नेचुरल फिनोमेना इस तरह की चीज़ें करती है? उस UFO में से जो बॉडीज निकली, क्या उनको एरिया 51 में लेकर जाया गया? देखिए, एरिया 51 के बारे में मतलब लोगों को बताया ही नहीं गया कभी भी। इतना ज़्यादा उसको मतलब इतना ज़्यादा तरीके से उसको बोलते ना कि हेविली गार्डेड रखा गया। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यूज़ बाहर आई, बट कोई भी ये कंफर्म नहीं कह सकता कि वहाँ पे क्या होता है, एलियंस की बॉडीज़ है या कुछ और है। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि कोई भी कंट्री ऐसा क्यों करेगा? एक पर्टिकुलर एरिया को आप इस तरीके से बंद कर रहे हो कि वहाँ पे लोगों का जाना ही अलाउड नहीं है, इवन किसी को आप अंदर घुसने तक नहीं देते, तो कुछ तो चल रहा है वहाँ पे। कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर पोर्टल्स हैं और US ने पीछे से ही एलियंस के साथ, जैसे आपने बताया, कि क्लासिफाई किया है और वो उनकी एलियन टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं और उसके बदले में एलियंस ह्यूमन से उनकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ले रहे हैं और इस तरह का कुछ ट्रेड वहाँ पर हो रहा है। हाँ, इसी तरह का एक सिमिलर जो स्टोरी है वो हमने रिसेंटली एक वीडियो में कवर किया था। उसमें बेसिकली क्या है, आप एक चीज़ गौर करना कि इस दुनिया में छोटे से छोटे आइलैंड्स भी है ना, उसको भी बड़े बड़े कंट्रीज़ ने अपने अंदर में ले लिया है, उस पर भी वो राज करते हैं। जैसे लाइक पैसिफिक ओशन में ही बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसको आप पूरा मैप में जूम करोगे ना तब जा करके दिखेगा। वो भी USA के, तो रशिया के, तो अलग अलग स्पेन के, UK के, इनके कंट्रोल में आता है। लेकिन सोच के देखो कि इस दुनिया का एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसे अंटार्कटिका कहा जाता है, वहाँ कोई भी कंट्री क्लेम नहीं करता। सारे के सारे कंट्रीज़ ने मिलकर उस टाइम पे एक ट्रीटी साइन की जब पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें ये सभी देशों ने मतलब बड़े बड़े सुपर पावर्स ने आकर के बोला कि हम इसको क्लेम नहीं करेंगे। और यहाँ की जो स्टोरी है वो ऐसी है
कि जो नाजी जर्मनी थी, हिटलर जो था, हिटलर चाहता था कि अंटार्कटिका में वो क्लेम करे और अंटार्कटिका को वो अपना बेस बनाए, एक हिडन बेस। तो कहा जाता है कि जब नाजी सेना इसके लिए अंटार्कटिका गई तो उन्हें वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ मिला जिस पे किसी को यकीन नहीं हुआ। वहाँ पे उन्हें एक ऐसी सभ्यता मिली जो कि बहुत ही एडवांस है और जो हमारे साथ को एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहती, वो वहाँ पे छिपके रहती है। उस पर्टिकुलर स्पीसीज को उन्होंने अपना नाम मतलब बताया था आर्यंस। तो ये जो नाजी लोग थे, इन्होंने उसके साथ अच्छा मतलब रिलेशन अच्छा बनाया और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये हारे तो जितने भी बड़े बड़े नाजी के वो थे, कमांडर्स वगैरह थे, वो सारे भाग के चले गए वहाँ पे उनके पास, उनके साथ रहने के लिए। तो जब उनके पीछे पीछे उसी टाइमलाइन में यूएसए ने बहुत सारी वॉयजेस भेजी वहाँ पे अंटार्कटिका में, ताकि उनको खोज के लाया जा सके। जब उन्होंने भेजा तो वहाँ जा कर के उनके होश उड़ गए। वहाँ पे बहुत ही एडवांस वेपन्स के साथ वो एग्जिस्ट करते थे, एक स्पीसीज जिसको ये लोग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने उसके साथ वॉर लड़ी, वॉर लड़ने के बाद ये हार गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे। वो उनका सीधा कहना था कि आप हमारे साथ मत उलझो, हम यहाँ पे छिप के रहना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से रहो, ना आपको हमारे पास आना है ना हम आपके पास जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि उसी टाइम पे सारे के सारे कंट्रीज़ आपस में तुरंत एक ट्रीटी बनाते हैं नया, जिसमें ये लोग साथ में मिलके बोलते हैं कि हम लोग अंटार्कटिका में कोई भी कंट्री क्लेम नहीं करेगा, दोबारा जा कर के वहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा। बस वहाँ पे अंटार्कटिका के कुछ अंदर अंदर तक रिसर्च सेंटर्स होंगे जो कि आज भी है, जहाँ पे रिसर्च करते हैं, लेकिन उनको उससे ज़्यादा अंदर जाना अलाउड नहीं है और लोग जाते भी नहीं हैं। नहीं तो मॉडर्न डेज में आप सोचो कि हमारे पास इतने एडवांस प्लेन्स है कि हम उसके ऊपर से जा सकते हैं, हम देख सकते हैं, बट फिर भी वो नहीं करते। तो कुछ तो ऐसा रीज़न रहा होगा कि वो लोग नहीं जा रहे। तो इस तरह की भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। जैसे सो मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जैसे मेरे मन में बस रॉ थॉट जैसा जब मैं अकेले में बैठता हूँ यही आता है कि हम जब कुछ कह दें कि ऐसा हो नहीं सकता, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दिस कम्स विद एरोगेंस। क्योंकि अब जैसे कोई सब्जेक्ट है, जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। कोई डॉक्टर है, हाँ। अब वो बोलेगा कि अब जैसे मे बी आज नहीं, शायद जब से पहले तो हमारे जब ऋषि होते थे तब तो गुरुकुल सिस्टम होता था, वेद होते थे, और जो उस वक्त आयुर्वेद से वो ठीक करते थे, राइट। अब वो एक दवाई कोई देता है, बुखार ठीक हो जाता है। शायद बच्चे को अगर ये नहीं पता होगा तो वो कभी मानेगा ही नहीं कैसा पॉसिबल है। करेक्ट। तो पूरे यूनिवर्स में कैसे हो सकता है कि हम ये बोले कि नहीं, जो मुझे पता है वही सही है, जो और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मुझे लगता है दिस कम्स विद अ लिटिल इग्नोरेंस एंड एरोगेंस। जब आप होलिस्टिकली देखते हो तब आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आता है कि नहीं, मैं भी इंसान हूँ, पॉसिबली वी मे अग्री टू डिसएग्री, देयर कुड बी समथिंग। जैसे डेजा वो एग्जांपल आपने जो रियल लाइफ में लोग खुद देखते हैं, नहीं मैं तेरे बारे में सोच रहा था यार, तेरा फोन आ गया, होता नहीं कई बार कि मैं सोच रहा था भाई तेरे बारे में। क्या एलियंस की कुछ कॉलोनीज भी होती हैं सोलर सिस्टम में? जैसे हम बात करते हैं टाइप ऑफ एलियंस, जो एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, जिन्होंने एक स्केल दिया हुआ है, आपने देखा होगा, जिसको कार्डाशेव स्केल कहा जाता है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने 3 लेवल्स में बांटा, है ना। अभी तो टोटल 5 या 7 लेवल्स भी चले गए हैं। तो मेनली शुरुआत में ये 3 लेवल्स में ही था। तो पहला लेवल जो है वो ये कहता है कि ऐसी सभ्यता जो अपने पूरे प्लैनेट को हार्नेस कर सके, अपने पूरे प्लैनेट के एनर्जी को हार्नेस कर लेता है, वो टाइप 1 सिविलाइजेशन बनता है। हम इंसान अभी तक टाइप 1 भी नहीं है, हम अराउंड 0.75 के अराउंड है। बिकॉज हम अपने प्लैनेट के हर एक चीज़ को मतलब निचोड़ नहीं सकते। हमें नहीं पता है कि हम लावा से भी बना सकते हैं एनर्जी, लेकिन कर नहीं पा रहे।
तो हम अभी उतना डेवलप नहीं हुए, जो कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि आने वाले 100 से लेकर के 150 साल में अगर हम जिंदा बचे तो हम टाइप 1A बन जाएंगे। इसी तरीके से टाइप 1A जब बनता है कोई सिविलाइजेशन, फिर वो और एडवांस होता है। वो क्या करता है, फिर अपने पर्टिकुलर सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स को भी कॉलोनी में बदलने लगता है, वहाँ भी रहने लायक जगह बनाने लगता है। और उस टाइम उसको जो भी एनर्जीज चाहिए वो अपने होस्ट स्टार से ले लेता है। ठीक है, तो होस्ट स्टार के अराउंड एक बड़ा एलियन क्या एक समझो एक बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है डायसन स्फीयर, जो कि स्टार से आने वाले जितना भी एनर्जी है उसको वो बदल सके, हमारे लिए एनर्जी का जो नीड है उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, तो जब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज अपने सोलर सिस्टम के होस्ट स्टार के टोटल एनर्जी को हार्नेस करने लगती है तो उसको टाइप 2 सिविलाइजेशन कहा जाता है। और उसके बाद जब हम तीसरे लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वही सिविलाइजेशन जब अपने पूरे के पूरे गैलेक्सी के, समझ रहे हो, पूरे गैलेक्सी के जितने भी सोलर सिस्टम है उसको जब वो हार्नेस करने लगे, वहाँ तक वो जब जाने लगे तो उसको टाइप 3 सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से एलियंस की कॉलोनीज बटी हुई है उनके एडवांसमेंट के तौर पे। अब अगर मान लो कि कोई ऐसा एलियन है, एलियन स्पीसीज है, एलियन कॉलोनी है जो कि टाइप 3 में जा चुकी है, जो मिल्की वे में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है। उनके लिए ट्रैवल करना है मतलब यूं वॉर्म होल खोला, सीधा आ गए वहाँ से यहाँ। लाइट स्पीड से ज़्यादा हम ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम बिना लाइट स्पीड को तोड़े हुए भी उससे ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं, जैसे कि वार्प ड्राइव हो गया, वॉर्म होल्स के थ्रू हो गया। तो अगर कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन बन गया है तो वो हमें दिखेंगी थोड़ी ना, वो हमारे पास क्यों आएंगे? तो इस तरह की कॉलोनीज एग्जिस्ट कर सकती है, बिकॉज आप देखो कि यूनिवर्स को बने हुए कितना लंबा टाइम हुआ है, 13.8 बिलियन ईयर्स। ये एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। अगर कोई भी स्पीसीज मान के चलते हैं कि वो आज से 4 अरब साल पहले भी अगर वो एग्जिस्टेंस में आया होगा तो उसके पास 4 अरब साल थे अपने आप को डेवलप करने के लिए। और हम इंसान कितने पुराने, राइट, होमो सेपियंस मुश्किल से मुश्किल 2 लाख साल। 2 लाख साल में भी जो हमने अपना 99% जीवन जिया है वो जंगली जानवर की तरह जिया है। खाओ पियो बस, हाँ, खत्म, खाओ पियो अपने आप को बढ़ाओ। और आज से केवल 2 सदी पहले से हमने खुद को एडवांसमेंट की तरफ ले जाना शुरू किया। उससे पहले तो हम केवल सरवाइव करते थे, आपस में जंग करना, लड़ना, जगह छीनना, बस यही हमारा काम था। लेकिन 200 साल पहले से अगर आप पास्ट में जाओगे, वहाँ से हमें देखने को मिलता है एक स्पाइक हमारे एडवांसमेंट का। और 100 साल पहले से देखोगे तो वो और ज़्यादा तेज़ हुआ। मतलब हम इंसान, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। आने वाले 100 सालों में हम इससे भी 100 गुना ज़्यादा डेवलप हो चुके होंगे। तो इसी तरीके से स्पीसीज जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। सिम्पसन कार्टून का कॉन्सेप्ट क्या है भाई सीक्रेट? और बार बार इवेंट्स ऐसे होते हैं, हाँ। कैसे प्रेडिक्ट कर लेता है सिम्पसन? हाँ, तो सिम्पसन्स का हमने भी बनाया था ये एक एपिसोड, जिसमें मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये रिलेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, मतलब उनके हिसाब से जो कॉन्स्पिरेसी थियरी, वो ऐसा कहा जाता है कि उनके जो मेकर्स हैं ना, उन मेकर्स में कुछ ऐसे एडवांस लोग हैं जो कि इस यूनिवर्स को चला रहे हैं, जो हमने बात किया कि इस स्टार्टिंग में वर्ल्ड जब को, हमने किया हाँ, था। इस वर्ल्ड को चलाते हैं। तो उनके जो मेकर्स हैं उनमें कुछ ऐसे पीपल हैं जिनको पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है, और वो उसके ही अकॉर्डिंग में एपिसोड्स निकाल देते हैं हिंट देने के लिए। अब हो सकता है कि इसके जरिए वो आपस में कॉन्टैक्ट करते हो, जिसको समझना भाई वो तो समझ लेगा, बाद में लोग समझे तो उनको क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से वो बात करते हो। एक थियरी आई थी कि इसको डिबंक करने के लिए, कि वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, नए एपिसोड्स बनाते हैं और पीछे डाल देते हैं, ब्लैंक छोड़ते हैं एपिसोड्स को और रिप्लेस कर देते हैं। फिर लोगों को लगता है अरे यार इतने साल पहले उन्होंने डाल दिया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पीछे के फिर रिकॉर्ड्स कैसे मिल जाते हैं? वो तो हर जगह से चेंज हो जाना चाहिए, सभी जगहों से चेंज होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। वो तो रिकॉर्ड्स वहीं के वहीं हैं। वहीं के वहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे माना जाता है कि उनके टीम में कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि इतने एडवांस है, जिनको ये सब चीज़ें पता होती है, और वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस तरह के एपिसोड्स रिलीज़ करते हैं, ताकि उनको एक संदेश मिल जाए कि हाँ ये चीज़ें आगे होने वाली है। सबसे शॉकिंग प्रेडिक्शन उन्होंने क्या की थी?
देखो इनके प्रेडिक्शंस तो बहुत सारे हैं। सबसे shocking। जो कि सबसे शॉकिंगली थी वो था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो हुआ था ना वो इवेंट, वो सेम चीज़, मतलब उससे काफ़ी टाइम पहले सिम्पसन के एक एपिसोड में सेम चीज़ दिखाया गया था। एरोप्लेन आता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराता है और सेम टाइप से वो डिमोलिश होता है। आप उस चीज़ का ना क्लिप नहीं चला सकते, आप चलाओगे वो वीडियो एज रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ओह, हमने इस चीज़ को जब कवर किया, हमने इस चीज़ को बनाया, हमारा वीडियो उड़ा दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वजह से हाँ, आई थिंक। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी आपको मालूम है कि वो सोची समझी की गई एक साजिश थी, जिसके पीछे मतलब इतने सारे चीज़ है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आपने देखा होगा डिबंक किए लोगों ने, मतलब कि ये कोई ऐसा जो अटैक उसको दिखाया जाता है वो है नहीं, इसको जानबूझ के किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये भी सब जानते हैं, किसको बेनिफिट हुआ ये भी सब जानते हैं, लेकिन आप उस पर बात नहीं कर सकते। वो इतना स्ट्रिक्ट है कि आप बात करोगे तो फिर गाइडलाइन आ जाएगी। तो ये चीज़ है, पब्लिक तक वो चीज नहीं जानी चाहिए। नहीं जानी चाहिए। यही तो मैं कह रहा था कि टॉप 1% लोग ऐसे हैं जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि क्या चीज़ें कैसे काम करेंगी, क्या चीज़ें किस हिसाब से चलेंगी। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके विपरीत जा रही हैं तो उनको वहीं पे दबा दिया जाएगा। कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन दिया हुआ इन्होंने क्या, मतलब इन द पास्ट कोई एपिसोड आया हो जो कि आने वाला कुछ बता रहा हो ये सिम्पसन? देखो एपिसोड्स इतने हैं, पता ये ही नहीं रिलेट लग होते सकता। हैं, ये रिलेट होते हैं। आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब कुछ हो जाएगा तभी जब पता हो चलता जाएगा है। तब लोग देखते हैं कि अरे ऐसा ऐसे, ये तो पहले ही बता दिया गया था। लेकिन अगर ये सबको पता चल जाता फिर तो क्या ही कहना था। राइट। ये जो 1% लोगों की आप बार बार बात कर रहे हो, ये दिस मतलब लिंक के इल्यूमिनाटी से ही हो रहा है, ऐसा ही? बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो कि कहते हैं कि कोई इल्यूमिनाटी कहता है, कोई रेप्टिलियन कहता है, ठीक है, कोई जो दुनिया को चला रहे हैं वो कुछ हाँ, लोग कोई हैं, कुछ अशोक के 9 अननोन मैन बताता है। आपके हिसाब से अशोका क्या है? अशोका के 9 मैन क्या, ये मुझे नहीं पता। ये नहीं पता आपको? तो क्या था कि जो अशोका, जब अशोका द अशोक, एम्परर ना? हाँ एम्परर, हाँ। तो सम्राट अशोक जो है, हाँ। सम्राट अशोक ने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, हाँ। तो उन्होंने, उनके पास ऐसा ज्ञान था जिससे इस दुनिया को बदला जा सकता था। मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज़ में जो उसका बेस्ट ज्ञान है वो उनके पास था। तो उन्होंने ना 9 कॉपीज बनाई, 9 में अलग अलग चीज़ें जो इस दुनिया में स्थिरता बना के रखे, और 9 अननोन लोगों को वो जो किताबें हैं उसको बांट दिया गया 9 अननोन लोगों को, और उनको उन किताबों को प्रोटेक्ट करने को कहा गया, और कहा गया कि जब जब दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो कुछ तबाही आए तो आपको प्रोटेक्ट करना है। और ये जो हिडन 9 मेन हैं, ये हमेशा से दुनिया में कुछ ऐसे ऐसे बदलाव करते आए हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन वो करते हैं ताकि ये दुनिया जो है वो स्थिर रहे। पूरे के पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ मैं। रिसेंटली एक मूवी भी आई थी मिराई करके, उसमें भी इसके बारे में दिखाया गया था। बाकी 9 अननोन मैन अगर आप सर्च भी करोगे गूगल में तो आपको मिलेगा इससे रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरीज। गॉट इट। क्योंकि हमने एलियंस की बात की है, एलियंस का अल्टीमेट गोल क्या होगा? मतलब बिल्कुल रॉ थॉट, व्हाट डू यू थिंक? आपने इतनी रिसर्च स्टडी करी है इसके ऊपर, अब ये समझ आ गया कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, बीजी से अपने एलियन ऑब्जेक्ट्स भेज रहे हैं। इन वन ऑफ आवर प्रीवियस एपिसोड्स हमने बोगास्फीयर के बारे में बात की थी, जैसे क्रॉप सर्कल्स के बारे में आपने बताया, अनुनाकिस के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस पहले भी किया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक इज दी, मतलब 5 years डाउन द लाइन, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? क्या मतलब जैसे लोग प्रोफेसीज करते ही हैं ऑलरेडी कि धरती खत्म होने वाली है, कल की अवतार वो सारा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग से डू यू थिंक कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो गोल्ड है सारा खत्म हो जाएगा धरती से, हाइपोथेटिकली, और जो एलियंस हैं उनको लगेगा कि यार अब एक्सपेरिमेंट हो गया, होता है ना एक्सपेरिमेंट चलाते हैं तो वही खत्म तो होता ही है, या तो आप फेल हो जाते हो तो करते 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 कभी सक्सेसफुल हो जाते हो। तो इतना समय तो ऑलरेडी हो ही चुका है कि मे बी अब वो सोचे कि अब इस ह्यूमन रेस का खत्म करते कुछ और एक्सपेरिमेंट कर। डू यू थिंक कुछ, व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे मैं यहाँ पे पर्सनली ये सोचता हूँ ना कि देखो जो एलियंस हैं जिन्होंने हमें बनाया, वो बना के अगर चाहते मिटाना तो वो मिटा के चले जाते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। हो सकता है इसी तरह के
डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे उन्होंने किया हो, अलग अलग जगहों पे उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हों, और वो दूर से बस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन जो है वो क्या हम तक पहुंचने में कामयाब हो पाता है, क्या ये इतना एडवांस हो पाएगा कि कभी ये जान सके कि इनको क्रिएट किसने किया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिविलाइजेशन है उनके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो अभी तक हम टाइप 1 भी नहीं हुए, 0.0 कुछ है, 0.7 0.75 के अराउंड है। तो बेसिकली क्या है कि हमने ये जो डेवलपमेंट हासिल किया ना, ये सिर्फ और सिर्फ 200 सालों में ही किया है। पास्ट जितना भी था उसमें हम बहुत स्लोली डेवलप कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे, लेकिन अब हम बहुत रैपिडली कर रहे हैं, मतलब एकदम से तेजी से। अब हम क्या कर रहे हैं, अब अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड का गोल क्या है, पूरे वर्ल्ड का गोल है अपने सोलर सिस्टम को हार्वेस्ट करने का। जैसे अभी रिसेंटली जेफ बेजोस ने कहा था कि हमें अर्थ को बचाने के लिए जो डेटा सेंटर्स है वो मून में शिफ्ट करना होगा, जो कि ज़रूरी है। डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए जितने ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है, फिर जितना मतलब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है, जितना उससे गर्मी पैदा हो रही है, उससे अच्छा है कि हम उनको मून में शिफ्ट कर दें। वहाँ वो रहेगा भी सही से, उनको ना कूल डाउन करने का ज़रूरत है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ठंडा रहेगा। वहाँ पे एनर्जी का भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सोलर पैनल्स आप लगाओ डायरेक्टली सूरज से आप खींच लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कि हमारा जो गोल है वो कहाँ जा रहा है। अल्टीमेटली हम अपने सोलर सिस्टम को धीरे धीरे हार्नेस करना चाहते हैं, हम मार्स पे जाना चाहते हैं, फिर हम उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं। अब ये जो एलियंस है इनके लिए टाइमलाइन हमारी कुछ भी नहीं है, मतलब क्या ही है भाई, 2 लाख साल होमो सेपियंस को आए हुए, 2 लाख साल अगर आप 4.5 बिलियन ईयर्स में देखोगे तो क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मतलब हम एक कैलेंडर बनाया गया था जिसमें बिग बैंग को अगर आप जनवरी मानते हो तो हम जो ह्यूमंस है ना वो 30 सेकेंड हो रहा है, ठीक है। तो सोच के देखो, मतलब क्या ही है, हमने अभी तक क्या ही जिया है, कुछ नहीं जिया है। मतलब आप कह रहे हो बेसिकली एक्सप्लोर करना भी बहुत बाकी है, बहुत कई बाकी हजारों शायद लाखों साल हो, हाँ, जहाँ पर अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। और यही बेसिकली मतलब अगर इसको मैं हल्का सा डिकोड करना का सोचूं तो शायद मे बी गेम है। हाँ, मतलब जैसे देखते नहीं है टीवी पे, देखो क्या करते हैं, कितना कर लेंगे, मजा आ रहा है, हाँ, अरे ऐसे कैसे कर रहा है। तो इस तरीके से उनको ही मजा आ रहा है कि यार हम देख रहे हैं हमारे पास 4-5 ऑप्शन से कौन कैसा डेवलप कर रहा है। हाँ, अब अल्टीमेट गोल ये होगा कि लाइक हम क्या इतना डेवलप कर पाते हैं कि एक दिन हम उनके पास तक जा सके और कह सके कि भाई हम आ गए, वी आर हियर, और हम उनसे मिल सके, कि हमें लगे कि भाई हाँ अब हमने ये कर लिया है कि हम उनके कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। लाइक एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स में, द 100 करके, देखा है आपने? नहीं अब देखूंगा, देखना। उसके टोटल अराउंड 7 या 9 सीजन्स हैं। तो उसमें ना इसी तरीके से दिखाया गया है कि ह्यूमंस कैसे धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं और लास्ट में जा कर के वो जो क्रिएटर वाली चीज़ है ना वहाँ तक वो पहुँचते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तब ऐसा लगता है कि यार मतलब कितना लंबा पाथ था। बहुत खूबसूरत है भाई, इट्स वंडरफुल। लास्ट जाते जाते ना आई जस्ट वांट यू टू, बिकॉज हमने कुछ एलियंस की बात की है, हम पार्ट 2 के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे ऑडियंस को। आई एम श्योर बहुत लोगों को बहुत कुछ जानना है इसके बारे में। क्या मून में उल्टी बारिश होती है? हाँ, ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो उल्टी बारिश, पर उल्टी बारिश नहीं है। मतलब ये एक क्या कहते हैं, एक तरह से हमने जब अपने ऑर्बिटर के थ्रू, जो मून्स पे ऑर्बिटर हैं जो ऑर्बिट करते लगातार, उनके थ्रू ये देखा गया था कि मून जो है ना वो लगातार उसके मतलब रेडिएशन के कारण से उसका जो सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही कम पानी है, ना के बराबर पानी है, लेकिन रेडिएशन के वजह से वो जो पानी है वो लगातार ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, और वो काइंड ऑफ एक ऐसा फील देता है कि वहाँ पे उल्टी बारिश हो रही है। तो एज सच ये बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं थी क्योंकि ये बहुत ही माइनर चीज़ है। ऐसी तरह की चीज़ें हमें दूसरे प्लैनेट्स में भी, दूसरे मून्स में भी मिली है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि यार मतलब हमारे लिए काइंड ऑफ बहुत बड़ी चीज़ है, राइट, ह्यूमंस के लिए। भाई बहुत से लोग आज की वीडियो में कमेंट करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ना एक अपनी ऑडियंस को एक बोला था कि भाई 5000 कमेंट होंगे, हम पार्ट 2 लेकर आएंगे।
अब हमें उस गेस्ट को दोबारा बुलाना पड़ रहा है, शी इज फ्रॉम मुंबई। हम्म, तो लोगों ने कर दिया भाई। पार्ट 2 हम करते हैं, बट बिकॉज आप इस में 2017 से मेहनत कर रहे हो, तो इसलिए मैं लोगों को थोड़ा सा टास्क और ऊपर देना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा 10,000 कमेंट, हम पार्ट 2 करेंगे। बट पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे वो आज थोड़ा सा आप हिंट दोगे, एंड क्या हम डीप सी में जा सकते हैं, बिकॉज वो भी बहुत फैसिनेटिंग है भाई। थोड़ा सा कुछ टच दे दो, फिर मजा नेक्स्ट पे करेंगे। तो देखो, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हमने डीप सी को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर किया है, और डीप सी जो है ना वो स्पेस से भी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। बिकॉज जैसा मैं कहता हूँ बार बार कि स्पेस जो है ना, हमने स्पेस में अच्छा खासा मतलब एक्सप्लोर किया है। हम अपने सोलर सिस्टम को अराउंड मतलब 50-60% हम जान चुके हैं। इनर सोलर सिस्टम को तो अराउंड 80% हम जान चुके हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे पास बड़े बड़े टेलीस्कोप्स है जो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, बट डीप सी में नहीं। आज तक हम अपने डीप सी को केवल 5 से लेके 15% ही ऑब्जर्व कर पाए। पूरे मतलब ओशियंस, आपको भी पता है कि ये जो अर्थ है मोस्टली पार्ट सिर्फ और सिर्फ ओशन है, लेकिन उसका केवल 5 से 15% हम जानते हैं, बाकी का पूरा खाली है। और डीप सी में ऐसे ऐसे क्रिएचर्स हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मतलब समझो प्राचीन सभ्यताएं रहा करती थी। ऐसी स्टोरीज है कि जो प्राचीन सभ्यताएं हुआ करती थी, मतलब एडवांस सिविलाइजेशन की, मैं एलियन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जो कि डीप सी में छिप कर रहा करती थी। अगर आप किसी भी मतलब अच्छे साइंटिस्ट से या फिर जो भी मतलब यूएफओ एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे अगर आप कभी भी बात करोगे ना, तो उनसे अगर मैं पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि अर्थ में अगर कोई एलियन स्पीसीज हमारे साथ को एग्जिस्ट करे तो उनके लिए बेस्ट प्लेस क्या है, तो पता है सबका क्या आंसर रहता है? डीप सी। क्योंकि ह्यूमंस इतने इवॉल्व ही नहीं हुए कि वो, और ना तो वो ध्यान देते हैं और ना उसमें एक्सप्लोर करते हैं। इसी कारण से आए दिन ऐसे बहुत सारे मतलब न्यूज़ेस आते हैं कि बड़े बड़े जहाज़ों ने देखा कि समुद्र के नीचे से कुछ उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट गया, यूएफओ टाइप, और वो फिर वापस जाके गायब हो गया। ना हम उसको एक्सप्लोर करते हैं ना देखते हैं। ऐसी बहुत सारी सोनार इमेजिंग हमें मिली है जहाँ पे यूएफओ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं जो कि नेचुरली फॉर्म नहीं हो सकते। जापान के ही पास में ऐसे सिटीज़ लाइक स्ट्रक्चर, पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर मिले हैं जो कि आर्टिफिशियल है, जो नेचुरली बनना पॉसिबल ही नहीं है। गॉट इट। तो इन सब चीज़ों में हम डिस्कस कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। श्योर। तो भाई बस अब पार्ट 2 के लिए एवरीबडी इज रेडी, और आई एम श्योर अब सब कमेंट करना भी शुरू करेंगे। बट डू लेट अस नो कि आप और जो आपके डाउट्स भी हो, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि हम सिर्फ इसको एज अ सिर्फ हम आज इन डेप्थ इसलिए गई क्योंकि आई थिंक हम दोनों इस थॉट पे थे कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से सेंसेशन क्रिएट करना नहीं है, बल्कि हम एजुकेट भी करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द लॉजिक, और साथ ही लोग अपना रैशनल माइंड यूज़ कर सके जब किसी भी कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। बिकॉज आई नो दैट आप ऑलरेडी कुछ नासा साइंटिस्ट के साथ भी आप वीडियो शेयर कर सके हो, तो यू नो व्हाट इज़ देयर, एंड आपने जो स्टडी किया है पूरे एपिसोड में, और मैं जब से आपसे मिला हूँ, आई मस्ट से दैट कि अदर देन योर ग्रेट रिसर्च यू आर अ वेरी काइंड पर्सन। और ये आजकल एक क्वालिटी है भाई जो कि बहुत कम लोगों में मिलती है। बी द सेम, स्टे द सेम, माई बेस्ट विशेस टू यू। इट वाज सच लवली टाइम होस्टिंग यू भाई। सेम ईयर, मैं भी जब से आपसे मिला हूँ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। इस पॉडकास्ट को करने में के लिए मैं मतलब देखो, मैं सुपर एक्साइटेड था कि मैं पॉडकास्ट में आऊँ, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी बार मुझे ये कमेंट किया है कि यार आप पॉडकास्ट करो, आप जाओ। और जब भाई के पास से इनविटेशन आया तो मैं बोला कि भाई इस चैनल पे तो आना चाहिए और भाई से मिलना चाहिए, क्योंकि इनका कंटेंट भी बहुत सही है। तो सेम ईयर आपके साथ मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएँ। तो जल्दी से आप भी कमेंट का टारगेट पूरा कर देना, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला तो ये होता है यूट्यूबर, असली यूट्यूबर। थैंक यू भाई, थैंक यू। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।